जय हिंद दोस्तों, मैं लवी पालीवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्रांति विद लवी में। दोस्तों, हमने एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा है और जिसका नाम है मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। और इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने इसका चौथा वर्ग समाप्त कर लिया था। और चौथा वर्ग कौन सा था? इसका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। अब तक हमने इसके 4 वर्ग पढ़ लिए। टोटल इसके 7 वर्ग थे। मूल संविधान में वर्तमान में 6 वर्ग है इसके। तो 4 हमने पढ़ लिए, इसके 2 वर्ग और रह रहे हैं। ठीक है ना भाई? कौन कौन से वर्ग हमने इसके पढ़ लिए हैं? तो नंबर 1 हमने समानता का अधिकार पढ़ लिया है, आर्टिकल 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है भाई, वो भी हमने पढ़ लिया है। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो भी हमने पढ़ लिया है। और चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो भी हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों से कि आप लोगों की जो हम पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आप जब भी हमारी वीडियो देखते हैं तो हमारी वीडियो को अंत तक देखा करें। आपको बहुत अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको जीएस की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी वीडियो को आप अंत तक देखा करें और वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दीजिए करें। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक अपना। और आज हमारा 5वां वर्ग होगा। और 5वें वर्ग का क्या नाम है? इसका जो हमारे मौलिक अधिकारों का 5वां वर्ग होगा, इस 5वें वर्ग का क्या नाम है? इसका नाम है शिक्षा, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक हमें इसका वर्णन देखने को मिलता है? तो इसका वर्णन हमें आर्टिकल 29 और 30 में देखने को मिलता है। ठीक है। किसका? शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। अब ये शिक्षा और संस्कृति किसके बारे में बात करती है, क्या है ये? आइए इनके बारे में भी हम जानेंगे। तो जो आर्टिकल 29 है, सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं कि आर्टिकल 29 क्या कहता है। आइए जानते हैं इसके बारे में भी, आर्टिकल 29 क्या कहता है। ये कहता है अल्पसंख्यक वर्गों को, यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्गों को भाषा, भाषा लिपि, भाषा लिपि व संस्कृति, संस्कृति बनाए रखने का अधिकार। ठीक है भाई, क्या समझे आप यहाँ से? अनुच्छेद 29 कहता है हमसे जो अल्पसंख्यक वर्ग है हमारे देश में, अल्पसंख्यक वर्ग यानी कि जिनकी संख्या कम है लोगों की। आप भी जानते होंगे जैसे मुस्लिम अल्पसंख्यक है, ठीक है, सिख अल्पसंख्यक है, जैन अल्पसंख्यक है, तो ये अल्पसंख्यक लोग हैं। तो अल्पसंख्यक वर्गों को भाषा, लिपि व संस्कृति बनाए रखने का अधिकार। ठीक है। अर्थात जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनकी कुछ भी भाषा है, आप उनसे उनकी भाषा चेंज नहीं करवा सकते, क्योंकि वो उनका मौलिक अधिकार है। लिपि, जो उस भाषा की लिपि है, आप उसे भी उनसे चेंज नहीं करवा सकते हैं। तीसरी बात है संस्कृति। संस्कृति यानी कि जो उनका कल्चर है अल्पसंख्यक वर्गों का, आप उसको भी उनसे चेंज नहीं करवा सकते, उससे यानी कि बदलाव नहीं करवा सकते आप। ठीक है। यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग होंगे संख्या में भले ही वो कम हो, लेकिन जो उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति पहले से चलती आ रही है, वो जो कि तू चलेगी, सेम की सेम चलेगी, कोई भी व्यक्ति उसे चेंज नहीं करवा सकता, क्योंकि ये आर्टिकल 29 के तहत उनका एक मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार क्या होते हैं? जिसे सरकार नहीं बदल सकती, यानी कि सरकार नहीं छीन सकती, या कोई भी व्यक्ति हमसे नहीं छीन सकता, वही मौलिक अधिकार होते हैं। तो ये भी इनका क्या है? एक मौलिक अधिकार है। ठीक है। जो उनका कल्चर है लोगों का,
वो रहने दीजिए, कल्चर आप मत छेड़िए, आप इनको नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, आई होप इसको आप समझ चुके होंगे बहुत अच्छे से। अगली बात करता हूं मैं, तो अगली बात है आर्टिकल 30 की, अनुच्छेद 30 की बात है। और अनुच्छेद 30 क्या कहता है आपसे, ये कहता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग अपना शिक्षण संस्थान खोल सकता है, अपना शिक्षण संस्थान खोल सकता है, वह स्वयं प्रशासन कर सकते हैं, वहां पर वह स्वयं प्रशासन कर सकता है। ठीक है भाई, क्या बात समझे आप यहां से? मैंने कहा जो अल्पसंख्यक वर्ग है, अब अल्पसंख्यक तो आप समझ गए होंगे कि अल्पसंख्यक क्या होता है। अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का एक शिक्षण संस्थान खोल सकता है, यानी कि एक विद्यालय खोल सकता है। ठीक है, और वहां पर वह स्वयं प्रशासन कर सकता है, यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग होगा वो अपनी पसंद का एक स्कूल खोल सकता है, एक विद्यालय खोल सकता है। सरकार उसे अनुदान देने से मना नहीं करेगी। ठीक है, सरकार को उसे अनुदान देना पड़ेगा सरकार को। ठीक है, यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग है, ये नहीं कहेगी कि तुम विद्यालय क्यों खोल रहे हो। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपना अलग से एक विद्यालय खोल सकता है। जैसे आप देखते होंगे जो AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक वर्ग है मुस्लिम वर्ग, उन्होंने अपना एक क्या खोल रखी है, यूनिवर्सिटी खोल रखी है। और उस यूनिवर्सिटी में वे प्रशासन भी स्वयं करते हैं। लोग देखेंगे यदि आप उसका इतिहास, तो जब से उसकी स्थापना हुई है यूनिवर्सिटी की और आज तक वहां पर जो चेयरमैन बनता है वो हमेशा मुस्लिम धर्म का ही बनता है। ठीक है, तो जो अल्पसंख्यक वर्ग है हमारे देश में वो अपना एक अलग से शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, कोई भी उनको नहीं रोकेगा, ना ही सरकार, ना ही कोई व्यक्ति। जो जैन धर्म के लोग होते हैं उनके अलग से स्कूल चल रहे हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, और भी जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके भी स्कूल चल रहे हैं, शिक्षण संस्थान चल रहे हैं। मुस्लिम धर्म के बहुत सारे मदरसे चल रहे हैं, बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। तो आप खोल सकते हो बड़े आराम से, आपको कोई भी मना नहीं कर सकता और आप वहां पर स्वयं प्रशासन कर सकते हैं। आर्टिकल 30 हमें पूरी पूरी छूट देता है, पूरी पूरी स्वतंत्रता देता है। ठीक है, इसको भी आप समझ चुके होंगे। तो जो हमारा पांचवा वर्ग था ये भी हमने समाप्त कर लिया है। अब बात करते हैं हम छठे वर्ग की, कि छठा वर्ग क्या था। और छठे वर्ग में हम लोगों ने पढ़ा था संपत्ति का अधिकार। क्या पढ़ा था भाई? संपत्ति का अधिकार। और इसका वर्णन हमें किस आर्टिकल में देखा था? तो इसका वर्णन किया गया था आर्टिकल 31 में, अनुच्छेद 31 में इसका वर्णन किया गया था। ठीक है ना भाई? तो जानते हैं संपत्ति का अधिकार क्या था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको समाप्त कर दिया गया है, यानी कि मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकालकर इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, एक विधिक अधिकार बना दिया गया है, जिसको संविधान के भाग 12 के आर्टिकल 300 क में रख दिया गया है। ठीक है, आइए जानते हैं कि इसको समाप्त क्यों किया गया है। और इससे पहले भी हमने पढ़ा था आर्टिकल 19 के फर्स्ट के जो G आर्टिकल था उसमें पढ़ा था। क्या पढ़ा था उसमें हमने? उसमें पढ़ा था हमने कि संपत्ति का अधिकार, और वहां पर भी संपत्ति का अधिकार था आर्टिकल 19 में, और आर्टिकल 31 में भी संपत्ति का अधिकार है। तो क्या मैटर है, कुछ समझ में नहीं आता है। आइए आज इसको भी क्लियर करेंगे हम बात को कि ये क्या है। ठीक है भाई, तो यदि मैं बात करता हूँ संपत्ति के अधिकार के आर्टिकल 31 में इसका वर्णन है, केवल इसका एक आर्टिकल है, ये बात तो आप जान चुके होंगे, अलग से इसका आर्टिकल लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो संपत्ति का अधिकार था ये वाला, ठीक है, जो ये संपत्ति का अधिकार था ये वाला,
ये वो संपत्ति थी जो हमारी खानदानी संपत्ति थी, जो हमें पूर्वजों से मिली है अपने, ये वो वाली संपत्ति थी। और जो आर्टिकल 19 में संपत्ति थी, वो संपत्ति वैसी थी जो हमने खरीदी हुई है, तो वह हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ रही थी। अब बात ये आती है कि जी जो ये मौलिक अधिकार था हमारा, संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया। और कब हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकालकर, की श्रेणी से निकालकर कैसे बना दिया है इसको भाई? एक कानूनी अधिकार बना दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक कानूनी अधिकार बना दिया। क्या समझे यहां से हम? जो संपत्ति का अधिकार था उसको 44वां संविधान संशोधन सन 1978 के तहत मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकालकर एक कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया। ऐसा क्यों किया गया कि मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाला? ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपसे कि जो हमारे मौलिक अधिकार है वो हमसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे सरकार हो चाहे वो कोई व्यक्ति हो। लेकिन जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, जैसे हमारी संपत्ति है हमारी, और पीछे से ट्रेन की पटरी बिछती हुई आ रही है, यानी कि यहाँ से ट्रेन गुजरनी है। तो जैसे ही हम देखते हैं कि ट्रेन की पटरी यहाँ पर बिछती हुई आ रही है और यहाँ पर रास्ते में आपका मकान बन रहा है, ठीक है, आपकी संपत्ति है यहाँ पर, और पीछे से पहुंच कई सौ किलोमीटर तक ट्रेन की पटरी बिछती हुई आ रही है। अब सरकार आपसे कह रही है कि आप अपने इस जमीन को हमें दे दो, यानी कि अपने मकान हटा दो और जमीन को हमें दे दो, जो आपका मुआवजा वगैरह है वो ले लीजिए अपना। लेकिन जिस व्यक्ति का ये मकान है, जिसकी ये संपत्ति है, वो कहता है कि ये तो मेरा मौलिक अधिकार है संपत्ति रखने का, ये तो संपत्ति मेरी है, ये मेरा मौलिक अधिकार है, आप मुझसे नहीं छीन सकते इसको, संपत्ति को। सरकार को ही चैलेंज कर देता है ये, ठीक है। यदि जबरन इससे संपत्ति ले जाती है सरकार, तो ये क्या कर देगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाकर याचिका दर्ज कर देगा, कहेगा कि मेरे मौलिक अधिकारों का तो हनन हो रहा है, सरकार मुझसे मेरे मौलिक अधिकार छीन रही है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार तो मेरा मौलिक अधिकार है। तो सरकार को यह व्यक्ति संपत्ति नहीं दे रहा था, इसका मौलिक अधिकार था। लेकिन इतने पीछे से जो खर्चा हो चुका है ट्रेन की पटरी बिछते बिछते, क्या अब इस ट्रेन की पटरी को ऐसे ऐसे घुमा के ऐसा लाया जाए? ये तो गलत हो जाएगी बात। इसकी वजह से, अकेले घर की वजह से, क्या इसको कहीं और को घुमा कर ले जाना पड़ेगा? फिर ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा सरकार का। तो सरकार ने क्या किया कि संपत्ति के अधिकार को तो बने रहने देते हैं, लेकिन एक काम करते हैं, इसको मौलिक अधिकार ना बनाकर इसको कानूनी अधिकार बना देंगे। अर्थात कानूनी अधिकार को आपसे जब चाहे सरकार छीन सकती है, विधिक अधिकार को जब चाहे सरकार आपसे छीन सकती है। तो जैसे ही मौलिक अधिकार था संपत्ति का, इसको कानूनी अधिकार बनाया। अब जब कानूनी अधिकार बनाया, सरकार आपसे कभी भी छीन सकती है इसको, तो कानूनी अधिकार बना दिया। जैसे ही ये पटरी बिछती आ रही है, अब इससे एकदम कह देगी कि अपना भाई घर हटाओ तुम। अब ये नहीं कहेगा कि ये तो मेरा मौलिक अधिकार है, क्योंकि मौलिक अधिकारों की श्रेणी से तो इसको निकाल दिया है संपत्ति को। कैसा अधिकार बन गया है? कानूनी अधिकार, यानी कि अब सरकार का नियंत्रण हो गया है संपत्ति का, ठीक है। अब ये याचिका दर्ज नहीं कर सकता हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर, क्योंकि अब इसका मौलिक अधिकार ही नहीं है ये। समझे होंगे बात को बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसलिए मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकालकर इसको कहाँ रखा गया? कानूनी अधिकार इसको बनाया गया, विधिक अधिकार इसको बनाया गया है, ठीक है। दोनों जो आर्टिकल, हमारा आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 में, दोनों में एक ही बात कही गई है, संपत्ति का अधिकार। फर्क केवल इतना सा है इसमें कि जो आर्टिकल 19 में संपत्ति दी हुई है, हमारी संपत्ति का अधिकार, वो तो संपत्ति है जिसे हम खरीदते हैं,
और जो ये वाली संपत्ति आर्टिकल 31 के तहत, ये वो संपत्ति है जो हमें खानदानी मिली है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी है। ये दोनों संपत्ति है, और इन दोनों को ही क्या किया गया है, अब 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाला गया और कानूनी अधिकारों की श्रेणी में इसको रख दिया गया। ये कानूनी अधिकार अब बन चुका है। ठीक है, एक बात और याद रख लेना आप इसकी, कि इसको कहाँ पर रखा गया है, किस आर्टिकल में रखा गया है, तो इसको आर्टिकल 300 क में जोड़ दिया गया है। आर्टिकल 300 क। ठीक है भाई, महत्वपूर्ण है ये बहुत। पूछ लेते हैं कि संपत्ति को अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकालकर एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दे, तो आप उत्तर दे देना 44वां संविधान संशोधन सन 1978। ये बातें थी इसमें, आर्टिकल 29 में और आर्टिकल 30 में और आर्टिकल 31 में। ठीक है, इन चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसका एक वर्ग रह गया है हमारे मौलिक अधिकारों का, और एक वर्ग कौन सा है, वो आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 बड़ा ही इंपॉर्टेंट और दिलचस्प आर्टिकल है अपने आप में। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है वो, बहुत ही चर्चा करेंगे हम उसके बारे में, क्या है उसमें आर्टिकल में ऐसा जो इतना अच्छा माना जाता है आर्टिकल 32। इस चीज को आप समझ चुके होंगे कि क्या है आर्टिकल 29, 30 और 31। पर्सन कैसे पूछ सकता है आपसे, पर्सन पूछेगा आपसे कि बताइए आर्टिकल 25 में क्या है, या दे देगा, एक आपको प्रश्न लिख कर दे देगा कि राज्य द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये बात किस आर्टिकल में की गई है। तो आपको ये आर्टिकल याद करने होंगे, और मेरे साथ पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छे से याद कर लोगे इनको। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों से कि आपने बहुत अच्छे से मेरे साथ आज पढ़ा होगा कि आर्टिकल 29 क्या है, 30 क्या और 31 क्या है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकालकर विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार क्यों बनाया गया, इस चीज को भी आज आप जान गए होंगे। और आर्टिकल 19 में जो संपत्ति का अधिकार है और जो 31 में है, उसमें अंतर क्या है, ये बात भी आप लोगों को आज पता लग गई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि और लोगों को भी आगामी परीक्षाओं में हमारे पढ़ाई हुई जीएस का बहुत अधिक लाभ मिल सके, और बहुत कम समय में वो अच्छा कंटेंट और बहुत अच्छी जीएस अपनी तैयार कर सके। ठीक है दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।